बर्बाद करो, मेरे दीन पे उंगलियां उठाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना बर्दाश्त करेंगे। हमने फैसला कर लिया है कि 62-63 पर सादक और अमीन ये नहीं रहा चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, लिहाजा अब काल कोठरी नहीं तो कम से कम रोशनी वाली कोठरी में जाने का वक्त हुआ चाहता है। अब यह नहीं हो सकता कि आप चंद लोगों की हमायत से, और मैं जो बात कहता हूं मैं डंके की चोट पर सबूत से कहता हूं कि अगर इसे चंद लोगों की आज भी हमायत हासिल ना हो तो ये बनी गाला ना आए, ये वहां जाए जहां इसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले पेशावर के हुक्मरान मौजूद हों। ये उस वक्त 15 दिन के बाद बनी गाला आया था जब इसे कवर मिल गया था। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनकलाब आज़ादी का रोड मैप जिनको गुमराह कर रहे हो उनको बताओ, और जो तुम कह रहे हो कि सितंबर में नवाज शरीफ आने वाला है, सुन लो, नवाज शरीफ पिछले साल दिसंबर में आ रहा था, तू उस वक्त लगाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए तुमने कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मैंने उस वक्त भी सवाल किया था कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट कहां की जाती है, नाम तो लो, बहादुर बनो। फिर आज ये कह रहा है कि सितंबर में नवाज शरीफ आ रहा है और मुझे और उसको एक जैसा करने के बाद कहा जाएगा कि दोनों इलेक्शन लड़ो। इससे बड़ा फ्रॉड दुनिया से कोई नहीं किया जा सकता, इस कौम से नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ का और तेरा मुआवजा बनता नहीं है, इसलिए कि नवाज शरीफ को अपने बेटे से 10,000 तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया गया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले को सी पैक देने वाले को नाअहल किया गया, मगर करोड़ों खरबों रुपया खा जाने वाला पिंकी, फरा, इनके जरिए खाने वाले को हाथ ना डाला जाए, ये नहीं हो सकता। अब समाचार जो है वो बता रही है कि अब जिन्होंने लूटा है, हकीकी लूटा है, वो तबका जो अयूब की, याया की, परवेज मुशर्रफ की हमायत करता था, वही तबका आज इसका फॉलोअर बना हुआ है। ये बताना चाहते थे कि हमने उस वक्त भी मुकाबला किया था, हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं, और नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, ये बताइएगा, ये जो आज आपने इतनी बातें कही हैं, ये आपकी जाती राय है, कल को पार्टी ये कह देगी, या ये पार्टी की राय है? दूसरा ये बता दीजिए कि आइंदा इंतखाबात कब हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे ताकतवर लोगों की? देखें, बात सीधी सी है कि आप भी ये बात समझते हैं, सवाल करने वाले भी, कि नवाज शरीफ के बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं कहा जा सकता कि आप एक जमात के सरबराह के हाथ पांव बांध कर दूसरे की सहूलत कारी करें, यह मुमकिन नहीं है। अदारे आज़ाद हैं तो वो फैसले जो गलत किए गए, और ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा, आप देखें कि क्या नवाज शरीफ हाईजैकर था, 8 साल बाद फिर अपील कैसे सुनी गई, इतराफ कैसे किया गया। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो 20 साल बाद इतराफ किया गया कि यह अदालती कत्ल है। आज जो फैसले लिए जाते हैं
ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آواز کو سنا جائے. ہم کہتے ہیں انتہائی قابل احترام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خط کو پبلک کیا جائے. ہم بڑے احترام سے عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر جسٹس کیا جائے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ آج جسٹس ہوگا. ہمیں امید ہے کہ ماضی سے سبق سیکھا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ جس بھنور میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا اشد ضروری ہے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. میاں صاحب پارٹی کا کچھ حصہ ہے آپ کے ویوز اور آپ کے مزاج سے آپ کا نہیں رکھتا اور آپ کا مزاج بھی نہیں ہے کہ پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنسز کرنے کا عموماً پریس کلب میں کرتے ہیں خیالات کا تو کیا آج کی پریس کانفرنس کی جو تپش ہوگی آپ کی پارٹی اس کو رد کرے گی؟ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ضیاء الحق کو آپ بیچ میں بول کے آپ نے اتنی جو ہے وہ بتایا کہ ضیاء الحق آ گیا اور اس میں ایوب خان صاحب آ گئے لیکن اس میں ضیاء الحق کو آپ بول رہے. بالکل آپ بجا کہتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اس کا ذکر نہیں کر سکا مگر حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے کیا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں لیے؟ کیا میں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کس طرح عدالتی اس کا قتل کیا گیا؟ وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تھا. میں نے عرض کیا تھا. ویسے نام لینا ضروری تھا تو میں لے رہا ہوں. اچھا میاں صاحب ایک طرف آپ شخصیت آتے ایک طرف آپ میاں صاحب آپ اس کو تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے نااہلی کی بات کی ہے تو آج کل کچھ دانشور اور کالم نگار یہ والی بات کرتے ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر کو نااہل قرار دینا جو ہے ایک پاکستان کے لیے ریاست کے لیے ایک مشکل امر بھی ہوگا اور مسائل بھی پیدا ہوں گے. آپ اس بارے میں کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں پرویز بشیر صاحب مجھے بڑا احترام ہے آپ کا مگر مجھے آپ ہی بتا دیں کہ کیا نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا پاپولر ہوئے بغیر وہ 3 دفعہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھا؟ کیا پاپولیرٹی کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ 2018 کا الیکشن چرا کے اس کو پرائم منسٹر لگا دیا جائے تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا اور 3 دفعہ کا منتخب پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے بطور پرائم منسٹر کے ہی 2017 میں اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے بغیر ثبوت کے تو پاکستان پھر بھی چلتا رہے؟ کیا آج کا پاکستان جو ہے وہ متحمل ہے اس چیز کا کہ پاکستان کی معیشت کو مزید ڈبو دیا جائے؟ کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل رکھا جائے اور اس نااہل کو نالائق چور کو ڈاکو کو اور دنیا کے بقول دنیا سے پیسے لینے والا ان کے مقاصد پورے کرنے والے کو ہم سر پر بٹھائے رکھیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مینی ٹائم جو ہے نواز شریف کی واپسی کا اعلان کر چکے ہیں, کئی دفعہ آپ تاریخ دے چکے ہیں. آپ کے پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں ڈاکٹر جب اجازت دیں گے میاں صاحب کب واپس آئیں گے. آپ کو کس ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس نمبر میں آ سکتے ہیں اور کس نے کہا ہے؟ اور یہ بتایا کہ اس نمبر میں لاہور آ رہے ہیں کہ اسلام آباد آ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ڈاکٹر ہیں نا وہ مختلف وقتوں میں اپنی رائے چینج کرتے رہتے ہیں اور اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کا موسم ماحول ٹھیک ہے. آج کے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں. انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب نواز شریف آ جاؤ.
अच्छा ये बताइए अच्छा कि मियां साहब ये बताएगा, मियां साहब बारी बारी मियां बारी साहब ये बताएगा कि एक तरफ आप शख्सी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, हकीकी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एक जमहूरी हुकूमत एक चैनल को बंद कर देती है जिसके 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को बेरोजगार करने की कोशिश की जाती है। क्या ज़िया की सोच अभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर से निकली नहीं? देखें, अगर जो मैं क्या कहूँ इस बारे में, मगर इतना ज़रूर आपको कह देता हूँ कि अपने अंदर भी ज़रा हमें सोचना चाहिए हम क्या करते आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं सर, कि ये बताइएगा, आपने कहा नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो वजीर दाखिला जो है पंजाब के, उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो उनको कानून के मुताबिक जो है डील किया जाएगा, तो वो आके पहले जेल जाएंगे या किसी कुव्वत ने आपको कोई अंडरटेकिंग दी है उनके हवाले से? देखें, हम अंडरटेकिंग पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूं। और जहाँ तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। और नवाज शरीफ क्या पहली दफ़ा जेल जाएंगे? हाँ। और नवाज शरीफ जब लंदन थे तो पाकिस्तान में तो किसी पर FIR हो जाए तो वो दौड़ता है पाकिस्तान से बाहर। नवाज शरीफ को तो बाहर था तो सज़ा सुना दी गई थी, और वो अपनी बेटी का हाथ थाम के बिस्तरे मर्ग पर अपनी मिसिस को छोड़कर आ गया था पाकिस्तान, वो जेल से डरेगा? जैसा ये फरमाइएगा कि जो हुकूमतें बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या मगर आपकी- एक चीज ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि साकिब निसार का फैसला है, क्योंकि साकिब निसार की हदायत पर हमें सजा सुनाई गई थी, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे सारा कुछ कि आगे मलक आरफ साहब तुसी भी उथे पहुंचोगे। सारा कुछ आज ही जान चाहिए। जो हुकूमतें बनाते रहे, जो हुकूमतें गिराते रहे, क्या आपकी अब भी उनसे दोस्ती है? और अगर दोस्ती है तो पंजाब में ये स्विच ऑन और ऑफ क्यों होता है? देखो, मेरी बड़ी वाज़िया मेरी सोच है, मेरी जमात की सोच है, मेरे लीडर की सोच है कि ना हम दोस्ती रखना चाहते हैं, ना हम दुश्मनी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आइन कानून के दायरे में रहते हुए अगर तमाम अदारे, उसमें सियासी जमातें भी एक अदारा हैं, वो भी किसी से मदद ना मांगें, वो भी जगह जगह ये रोना ना रोएं कि मैनू दोबारा नौकरी ते रख लवो। मैं ये कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल अदारे हों या रियासत के अदारे हों, उनमें बैठे हुए लोगों को आइन कानून के मुताबिक बिहेव करेंगे तो मुल्क इस सूरत हाल से निकल सकेगा। ये डे वन से, और नवाज शरीफ ने ये 4-5 साल की जद्दोजहद नहीं है, नवाज शरीफ ने 20 साल ज़ेन साजी के लिए लगाए हैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों की ज़ेन साजी। उसने तकलीफ़ें, कैदें सहने के बाद लोगों की ज़ेन साजी की है कि यही रास्ता है पाकिस्तान को भंवर से निकालने का, आइन कानून की बालादस्ती में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपने लास्ट क्वेश्चन। जिक्र किया साजिश का भी, साकिब निसार का भी, और दूसरा नजरिया ज़रूरत का। मुझे ये बताइए कि जब से पाकिस्तान बना है तब से नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल होता रहा है और ये इफेक्टिव होती रही है सियासी जमातें। ना तो आप कानून साजी कर सके शफाफ इलेक्शन की कि अवाम उसको तस्लीम कर सके। 2018 के इलेक्शन पे एक कमेटी बनी, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। अब आपकी हुकूमत भी है, तो इस हवाले से भी कानून साजी होगी कि कोई जस्टिस या कोई इदारा अपने आईनी हदूद से बाहर ना निकल सके, उसको रोकने के लिए भरपूर तरीके से कानून साजी हो। इसमें आपकी पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है, इफेक्टिव होती रही है, आप भी होते रहे, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आपका तल्लक है कि 70-75 सालों में फ़ैसले आते रहे हैं, मैं माजरत से ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ अदवार में फ़ैसले आइन कानून के मुताबिक भी आए हैं, भले थोड़े आए हैं, मगर जहाँ तक कानून का तल्लक है तो कानून तो बेशुमार बनते रहे, आइन बनता रहा, मगर उस पर अमल नहीं किया जाने दिया जाता। और वो कौन नहीं करने देता? जाहिर है जो बाअसर होते हैं, जो ताकत में होते हैं, वो इसको इस्तेमाल
کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, توڑتے ہیں. یہی میرا رونا ہے کہ آپ آزاد بھی ہیں, آپ کے پاس آئین بھی ہے, آپ کا قانون بھی ہے, مگر اس پر نہ کوئی عمل کرنے دیتا ہے اور نہ اس آزادی کے مقاصد کوئی پورے کرنے دیتا ہے. عمران خان فتنے جیسے کردار جو ہیں مختلف اوقات میں اپنا رول ادا کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں.